नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या नहीं टैक्स नहीं देंगे। से पहले भी भारत इस किस्म के नखरे करता रहा है। अपने मुल्क को जितना ऊपर ले जा सकता हूँ लेके जाऊंगा। एक ईयर में 79 से 40th पे आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। प्रोग्रामिंग टूल्स हमें बता रहे होते हैं कि दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर दिस जॉब एक्चुअली। हम ये अक्सर कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय टूल्स ऑफ द पास्ट। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नो बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। भाई नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे टैक्स? भाई टैक्स नहीं देंगे और हमने फैसला किया है कि टैक्स नहीं देंगे। लेकिन फिर क्या करेंगे अगर टैक्स नहीं देंगे तो? भाई ये हम जैसे मुल्क नहीं कह रहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम लोग नहीं कह रहे टैक्स नहीं देंगे। देखें भाई, पाकिस्तान में तो टैक्स लगता भी रहता है और कोई कुछ कहता भी नहीं है, लेकिन लंदन में एक टैक्स लगा तो उस पे बच्चे निकल आए बाहर। ये आप ये बच्चे बाहर निकल आए और वो ट्रैक्टर समेत बाहर निकला है। अपने अपने देंगे खिलौना ट्रैक्टर जो है वो सामने ले आए और वो सख्त सर्दी में जो है वो हम कहते हैं ना सख्त सर्दी में हो रहा है एहतजाज। तो देखें ऐसे होता है एहतजाज, सर्दी में हो रहा है, मोटी मोटी जैकेट्स और ऊनी टोपियां पहने हुए। अच्छा अब देखें सीन क्या है भाई। सीन ये है कि बरतानिया में नया कानून बनाया गया। इस कानून के मुताबिक किसान अपनी ज़रई ज़मीन जो है उसकी विरासती मुंतकली पर उनको टैक्स देना होगा। और ये बच्चा अब खड़ा होगा कि अच्छा पापा जब हमारे नाम करेंगे ज़मीन तो टैक्स भी देंगे, यानी कि हमारा हक जो है हुकूमत पहले ही मारने वाली है। तो भाई ऐसे में सारे किसानों के बच्चे लंदन में अपना ट्रैक्टर उन्होंने निकाल लिया और खिलौना ट्रैक्टर जो है वो सड़कों पे ले आए और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर यस इट सीम्स वेरी क्यूट बट देयर इज अ मैसेज टू इट एज वेल ना कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे भी अपने हुकूक से वाकिफ हैं। और हम जो है क्या करते हैं, हम बड़ी खबर पे चलते हैं। इस्लामाबाद का मौसम सर्द होते ही सियासी महाज गरम। बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद जलाओ घेराव केस में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के एहतजाजी टोले से निपटने की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान पीटीआई की एहतजाजी तारीख से मुत्तफिक नहीं। आधी इधर आधी किधर, कुछ हद तक हालात तय, कुछ हद तक मामला तय पाने की खबरें जेरे गर्दिश। पीसीबी ने फाइनल हर सूरत पाकिस्तान में कराने पर डट गया। खबरों में हकीकत क्या है जानेंगे आज के प्रोग्राम में। दिफाई नुमाइश आइडियाज का तीसरा रोज। दिफाई साजो सामान के साथ 5th जनरेशन वॉर के लिए अहम तरीन हथियार पाकिस्तानी एआई टेक्नोलॉजी भी तवज्जो का मरकज। साइबर सिक्योरिटी के शोबे पाकिस्तान क्या खिदमत फराहम कर रहा है आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अब्दुल्ला चांदियों की धूम। बैंकॉक की कराटे किकबैक कॉम्बैट 3 जीतने वाले फखरे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। ऑल राइट, तो चलिए करते प्रोग्राम का बाकायदा आगाज और सियासी मैदान से हैं कुछ अहम खबरें। 24 तारीख की एहतजाज पर मौलाना का आ गया है मौक़िफ़। मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज की मुखालफत की है। जबकि एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कल कि बानी पीटीआई की तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर सा हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके बाद गुज़िश्ता रात एक बार फिर रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। अब बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, जलाओ घेराव, पथराव, पुलिस से मजामत की दफात शामिल हैं। अब बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेश भी किया जाएगा। वैसे वहाँ मौलाना फजल रहमान ने 24 नवंबर के एहतजाज की मुखालफत कर दी है। कहा कि पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल देना मुनासिब नहीं। पीटीआई में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं। मुसलसल एहतजाजी कॉल्स के बाइस एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। चलिए अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून रोहेल असगर हमारे साथ मौजूद है। साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अहम डेवलपमेंट हुई है, एक तो ये कि तोशाखाना 2 केस में ज़मानत तो मंजूर हुई है। अब इस फैसले के बाद आपके मुखालफिन ने खुशियाँ भी मनाई हैं, तासुर ये दिया गया कि अदालती रिलीफ है, क्या वाकई ऐसा है? अदालत वाले मामले में तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, न जिनको रिलीफ मिली उनको बोलना चाहिए, न जो फैक्ट होते हैं उनको बोलना चाहिए। अदालत ने बेहतर समझा होगा, दे दी रिलीफ। और स्टेट के पास एक मौका है, वो उसके खिलाफ चलेगा अपील में।
अगर उन्होंने रिलीफ दी है अदालत ने, कुछ सोच समझ के दी हो। असल में हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो प्रोसिक्यूशन है वो ठीक नहीं होती, हम केस भी सही डेवलप नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि अदालत में ये जो जमानत होती है वो डिस्क्रिशन होती है, वो केस डिसीजन थोड़ी होता है। इसलिए मेरा ख्याल है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि अदालत के मामले में मत बोला जाए। अच्छा, ये बताइए कि मौलाना का जो मौक़िफ़ है वो तो आपने सुना ही होगा शेख साहब, और फजल रहमान ने एहतजाज की मुखालफत की है। साथ ये भी उन्होंने कहा है कि बार बार एहतजाज की कॉल से एहतजाज की अहमियत रही है। थी इनका ये बयान कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक वजह फरमाया उन्होंने। बड़ा जीरक इंसान है वो, बड़े तजर्बाकार सियासतदान है। और ये बात ठीक है कि बार बार आप एहतजाज कर रहे हैं, बार बार आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। एहतजाज करने के लोग आने पड़ते हैं, तो उससे एफर्ट्स भी होती हैं, उसे समाया भी लगता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। और फिर उसके बाद सारी जो आपकी जिंदगी है वो सारी बंद होकर रह जाती है। अब देखना, अगर इस्लामाबाद में ये एहतजाज है तो इस्लामाबाद के लोग जो रहायशी हैं, जो बाकी हैं वहाँ के, उनकी तो जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगी ना, तो और उसका फायदा भी कोई नहीं होगा। अब स्टेट के साथ तो आप नहीं लड़ सकते ना। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इस बारे में। अब वो हुकूमत के साथ है नहीं है, वो एक अलग मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यकीनन एहतजाज कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास इत्तलात हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत को खदशा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो सकती है, इसीलिए सिंध और पंजाब में हज़ारों की तादाद में नफरी इस्लामाबाद मंगवाई जा रही है, जिसमें आला रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। देखिए ना, बात यह है कि इस्लामाबाद एक कैपिटल सिटी है। इस्लामाबाद के पास इतनी फोर्स तो नहीं है अपनी, और जब भी कहीं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला आता है तो वो फिर दूसरे सूबों से भी आते हैं। क्योंकि केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसलिए केपीके से फोर्स आ नहीं सकती। पंजाब से या सिंध से, सिंध दूर बड़ी पड़ता है, फिर आ जा के पंजाब ही रहता है, तो यहाँ फोर्स मांगी जा सकती है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, फर्ज कीजिए ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो बीच में कोई इंतजार भी तो हो सकता ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी तो क्रिएट हो सकती है ना, इसलिए वो फोर्स का बुलाना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी तो पता नहीं, मुझे नहीं इस बात का उन्होंने रेंजर्स को भी तलब किया। अच्छा शेख साहब, अब देखिए बात यह कि कल वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी जो है ना 2 बड़े अहम बयान दिए हैं। अता तारड़ ने कहा कि बानी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस अभी मंतकी अंजाम को पहुंचना है। इसके बाद तासुर ये मिला कि केस का फैसला क्या आएगा, ये अता तारड़ को कैसे पता? आप क्या कमेंट करेंगे इस बयान पर? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि अदालत के मामले में मुख्तार रवैया अख्तियार करना चाहिए। कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे ये गलत तासर आए कि आप शायद अदालत को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल सोच समझ के बात करनी चाहिए, मेरा अपना जाती ख्याल है। अब ये तो बिल्कुल ठीक है शेख साहब, पॉइंट टेकन। अच्छा, एक बयान तो उन्होंने अदालत के हवाले से दिया, जाहिर सी बात है इसमें हमें मुताबिक रहना चाहिए। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि बुशरा बीबी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का सामना भी रहा है, क्योंकि जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि सियासत का हक़ तो सबको है। अब एक वज़ीर ये कैसे कह सकते हैं कि ज़मानत का इस्तेमाल ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? चीज तो बताना पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा कि जमानत का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब तक आप ये नहीं बात क्लियर करेंगे तो उस वक्त तक मैं क्या उस पर कमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आने वाले दिनों में सियासत में कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं आप? ऐसी तो चीज नजर नहीं आ रही मुझे। कुछ सच अदालतें काम कर रही हैं, बाकी सारे इदारे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपना रोल अदा कर रही है, सेनेट अपना काम कर रही है, तो ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा, और होना भी नहीं चाहिए यार। ये तो ऐसे मजाक बन जाता है ना, फिर वक्त पे इलेक्शन हो बस। ठीक है शेख रोहिल अजहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो शेख रोहिल अजहर के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सियासी मंजरनामे के हवाले से हमने आपसे गुफ्तगू की। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे, तो मजीद बातें भी हैं आपके साथ करने के लिए। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अब बात हो जाए कुछ स्पोर्ट्स के मैदान की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत अपनी जिद पर कायम है, वो पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं और अब भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए आईसीसी पर दबाव भी डाल रहा है। एब्सोल्युटली। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड मौकफ इख्तियार ये कर रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान समेत दीगर मेंबर बोर्ड्स को हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी कर ले और आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द शेड्यूल का ऐलान भी करना है। ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर भी है। आए रोज जो है कोई नए नए शगुफे भारत और भारतीय मीडिया छोड़ता रहता है। गुज़िश्ता रोज जो बात की वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले फहम सी थी, जब विक्रांत गुप्ता जो उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने को नथी कर दिया, भारत के ना आने को पाकिस्तान से। तो जनाब अली, इस पे जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सर, इंडिया नहीं आएगा, उसने अब वो लिख के दे ना लिख के दे, ये मसला ये नहीं है खालिद साहब कि इंडिया ना आए या आए। मसला यही कि अब भारत की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए। लेकिन इसमें खालिद साहब मेरा पहला सवाल आपसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैंडिंग क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के टूर को अपने हिसाब से तो कर नहीं पाए, आप मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर नहीं लेके जा पाए, आपने वहां घुटने टेक दिए, तो अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में कराने में कितनी स्ट्रांग पोजीशन है खालिद साहब? बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का प्रोग्राम बनाया है और मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए। इस वक्त जो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारी सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। आपको याद होगा, आपके सुनने वालों को भी याद होगा कि इससे पहले भी भारत इस किस्म के नखरे करता रहा है। ख़ास तौर पे पिछले एशिया कप में ये सब कुछ हुआ था और पाकिस्तान ने ये कह के कि हम नहीं करेंगे या नहीं होने देंगे, लेकिन फिर घुटने टेक दिए थे, जिसकी वजह से उनकी भारत की सोचें भी बदल चुकी हैं, ज़्यादा जारहाना हो चुकी हैं और वो हर तरह का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब सूरत की हाल ये है कि भारत जो है वो सारे मसले को कंफ्यूज कर रहा है। पहले तो वो ये कहता रहा कि जी सिक्योरिटी के ख़दशात उनके मीडिया में ज़िक्र होता रहा। उसके बाद जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि जाकिर नाइक के आने को एक बहाना बनाया जा रहा है। अब मुझे कोई ये बताए कि जाकिर नाइक का आना और क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का होना, दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? इसका मतलब यह है कि जो एक कोई मेज़बान मुल्क है वो हर वक्त इस ख्याल में रहे, इस ध्यान में रहे कि हमारे पास कोई ऐसा बदला ना आ जाए जो फलाने मुल्क को नापसंद हो, या हमारी कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिसमें उनका मिजाज बरहम हो जाए। बड़ी अफसोसनाक बात है। असल इशू इसमें यह है जो कि नहीं उठाया गया। मैं बार बार इसको कहता रहा हूँ कि इसको नहीं उठाया जा रहा। वो असल इशू ये है कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका हिस्सा है कि पाकिस्तान को नंबर 1 बदनाम किया जाए या कहा जाए कि इनकी हरकतें ठीक नहीं हैं, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के बरअक्स चलते हैं। और दूसरी बात यह है, और उसमें दहशतगर्दी का मसाला भी लगाया जाए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए कि कहीं भी उनके मुल्क में कोई चीज़ ना हो, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट ना हो, बाकी मामला भी ना हो। ये तो आप क्रिकेट की बात देख रहे हैं, वो जब भी कोई और भी कॉन्फ्रेंस होती है या ऐसा मौका होता है उसमें भी हर किस्म की रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, उसमें हर तरह के रखने डालते हैं। जो आलमी मुख्तलिफ तंजीमें हैं उसमें पाकिस्तान का दाखिला वो बंद करवाना चाहते हैं और कामयाबी से कई दफ़ा करवा चुके हैं। तो ये असल पॉलिसी है, पाकिस्तान को बदनाम करना बतौर एक मुल्क के, बतौर एक कौम के, और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करना, ये करना। लेकिन जो मुख्तलिफ उनकी तावीलें और जो बहाने हैं वो कामयाबी से उसके फैला रहे हैं। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है या और भी जो एजेंसियाँ हैं वो इसके मुकाबले में जो असल मुद्दा उनका है, जो असल उनकी नीयत है, उसको नहीं एक्सपोज करते। और हालांकि आजकल भारत के मामलात बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई अच्छे नहीं हैं। आपके सुनने वालों को पता होगा कि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि दुनिया की कोई कौम इस तरह की चीज़ें नहीं करती। मसलन ताज़ा तरीन वाक़या आप देखें कि कनाडा में उन्होंने सिखों को मरवाना शुरू कर दिया है कि जो भी इंडिया के ख़िलाफ़ बात करे उसको जहाँ कहीं भी हो, जिस मुल्क में भी हो, उसका वहीं तिया पांचा कर दिया जाता है। और वो एक किस्म के पकड़े गए हैं।
कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़ी शहादतें इकट्ठी की हैं और सब कुछ किया, लेकिन वो लोग तो बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो है उन हमारे साथ ये जो सब कुछ हो रहा है, हम जो असल बात है वो नहीं कर रहे, पहुंचा नहीं रहे दूसरे मुल्कों में। अभी जो एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की लॉबी होनी चाहिए थी। इंडिया का असल चेहरा जो था वो लोगों को दिखाना था और असल हकीकत बतानी थी कि मरवजा जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, बैनुल-अक़वामी जो असूल है कि सियासत और खेलों को बिल्कुल अलहदा रखा जाएगा, तो हिंदुस्तान एक क्रिकेट के खेल को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके हमें ना सिर्फ बदनाम कर रहा है बल्कि हमें तनहा करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या स्टेप्स लिए हैं। अभी तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या स्टेप्स लिए हैं। एक आध तस्वीरें आई हैं जिस देखा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शायद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मिले हैं, दूसरे से मिले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बड़े पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। हमें सब लोगों को, सब क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में लेना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि इंडिया ये करेगा। लेकिन हम उस वक्त जो असल भागदौड़ का जो वक्त था उस वक्त हम खामोश होकर बैठे रहे। हम तक ये बात पहुंची भी उनके मीडिया के ज़रिए कि वो ये उनकी नीयत है, उनका ये प्रोग्राम है। और जब पूछा गया हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोगों से, उन्होंने कहा जी जिनकी, यानी बड़ा अजीब व गरीब बयान मेरी नज़रों से गुजरा, शायद आपने भी देखा हो, कि जिनकी ट्रॉफ़ी है, मुराद ये थी कि आईसीसी की ट्रॉफ़ी है, वही टीमें लेके आएंगे। ओ भाई, इसका मतलब है कि आपको आईसीसी की सूरत हाल का पता ही नहीं है। वो आईसीसी क्या है, 9-10 मुल्कों का जो डायरेक्टर होते हैं, सरबराह होते हैं। जी खालिद साहब ने आईसीसी की बात की, तो आईसीसी के पास चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए ना वोटिंग का भी ऑप्शन मौजूद है, और वोटिंग अगर होती है तो फिर इसका क्या रिजल्ट निकल आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। एक पहला मौका था इस पे गुफ्तगू करने का जब आईसीसी की सालाना इजलास हुआ था, मेरा ख्याल है शायद दुबई में हुआ था। तो वहाँ पे ये मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना चाहिए था कि जनाब हमारे हाथ ट्रॉफ़ी दी है आपने हमें, लेकिन आप ये इंश्योर करें कि तमाम टीमें आएंगी और खेलेंगी। उस वक्त ये मसला उठाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। चले हो जाती है कोताही और ताख़ीर भी हो सकती है। अब भी आप देखिए कि आईसीसी के कवानीन, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें एक स्पेशल रिक्विजिशन की भी क्लास है कि अगर कोई अहम मसला आ जाए हंगामी तौर पे तो आईसीसी का हंगामी इजलास बुलाया जा सकता है, और उसके लिए ज़रूरत होती है रिक्विजिशन करने की। और रिक्विजिशन करने की शर्त जो है वो मुझे याद है कि 5-6 शायद मेंबरान की ज़रूरत होती थी। आप मुझे बताइए कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस इजलास को रिक्विजिशन करने की कोई कोशिश की है? और बात यह है कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड से मिलने का मैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखता, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को मिलने का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखता। उनकी बड़ी मौसर आवाज़ें हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि उन बोर्ड्स के पास अच्छे खासे वसाइल हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है नहीं होता, नाकाम होता है। मैं इसको इस नज़रिए से भी देखता हूँ कि इन बोर्ड्स के पास वसाइल ज़रूर हो, लेकिन अगर ईसीबी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के कहने पे पाकिस्तान की मानता है, पाकिस्तान की साइड लेता है, पाकिस्तान के पास क्या है उनको देने के लिए? इंडिया के पास आईपीएल है, भारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देने के लिए, लेकिन हमेशा से मामलात इतने तल्ख नहीं थे। खालिद साहब, यू हैव सीन द गोल्डन एरा, द गोल्डन पीरियड of PCB and BCCI coming together and ruling the world of cricket। कपिल देव के साथ जो हुआ 83 वर्ल्ड कप में, उसके बाद PCB का सामने आना, और उसके बाद इंग्लैंड से क्रिकेट की हेजेमनी को बाहर निकालने में PCB और BCCI ने दोनों हाथ मिला के चलते रहे हैं। सो ये बड़ा क्लियर है खालिद साहब कि ये मामला क्रिकेटिंग नहीं है, ये मामला सीधा सीधा पॉलिटिकल है। जी वो मैं तो अर्ज कर चुका हूँ कि सीधा सीधा पॉलिटिकल है, और उसमें मकसद भी उनका है दूसरा। अब आप हमें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए कि इस वक्त क्या हो सकता है। रोने धोने की तो कोई कमी नहीं, जितना मर्जी इस पे मातम किया जाए, जो कुछ किया है, जो कुछ हो रहा है, और जो कोताहियाँ क्रिकेट बोर्ड की हैं वो भी हमारे सामने है। पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा जिनका इवेंट है वही लेके आएंगे। उसके बाद कितना अर्सा हमारे एहलकार जो थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने रट लगाए रखी कि हमें अभी तक इतला कोई नहीं मिली। वो भाई इतला आपने कौन सी
इंतज़ार आप कर रहे थे, उनका मीडिया भी कह रहा था, उनका साबका चलन और रविश भी इस तरह की थी, तो आप खुद इस मसले को उठा लेते। लेकिन बहरहाल वो जो हो गया उसका मैं क्या तज़किरा करूँ। इस वक्त हो सकता है, बात यह है कि एक बड़ी अहम बात हमारे सुनने वालों को समझनी चाहिए कि इंडिया बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड है, उनकी जो क्रिकेट की सपोर्ट है, कॉरपोरेट उनका सेक्टर बहुत सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ बड़ी जो अहम है वो ये कि इंडिया की अकेले इंडिया की इतनी नहीं अहमियत क्रिकेट के लिहाज से जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया मैच की असल वैल्यू है और उससे इतनी फंड रेजिंग, इतना रेवेन्यू होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ और बाकी 10, 12, 14 जितने मैचेस हैं वो एक तरफ, दोनों की आमदनी बराबर तकरीबन होती है। आप पिछला सारा रिकॉर्ड निकाल दें, ज़बानी मैं नहीं कह सकता, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता कोई ट्रॉफ़ी और कोई मैच नहीं खेलता, पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता, तो आप यूँ समझिए कि हर इवेंट नाकाम होगा। नाकाम से मुराद ये है कि उसमें मुनाफा कोई ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात पूरे हो सकते हैं। इस वैल्यू को पाकिस्तान अभी तक कैश कराने का नहीं सोच सका। होना ये चाहिए। अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बात यह है कि जो आईसीसी के मेंबर ममालिक हैं उनमें से 4-5 तो ऐसे हैं जो फंड्स की इंतहाई कमी का शिकार है। खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़। कितनी बड़ी टीम होती थी, कितने कितने जायंट्स उसमें होते थे, विवियन रिचर्ड जैसे और क्लाइव लॉयड जैसे और उनके मार्शल जैसे बॉलर, बहुत बड़ी टीम थी। अब वो टीम ख़त्म हो चुकी है। वजह उसकी यह है कि उनके पास वसाइल की बेशुमार कमी है और वेस्ट इंडीज़ के जो नौजवान हैं वो अमेरिकन खेलें जो हैं बेसबॉल और वो उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा नहीं है। इसी तरह जिम्बाब्वे जिसको टेस्ट स्टेटस दिया गया, उनके पास भी वसाइल की कमी है। फिर इसमें होती थी कमी का भी यही मामला है। और जनूबी अफ्रीका इतना खुशहाल क्रिकेट बोर्ड जो है, इनके पास पाकिस्तान को राब्ता करके लॉबी करनी चाहिए, अभी भी करनी चाहिए कि भाई अगर इंडिया नहीं आता और पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो इस ट्रॉफ़ी में से फंड्स नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, आपको पैसा नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ जब उनको पहुंचाई जाएगी, बड़ा मौसर पैगाम होगा, वो फिर मिल के पूरे वोट आउट कर सकते हैं इंडिया को। यानी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ज़ोर पे हम ये उम्मीद ना रखें क्योंकि वो भी खुशहाल बोर्ड है, इंडिया भी है। पहले इन्होंने बिग 3 का फार्मूला बनाया है। ये जो वो बोर्ड जिनके पास वसाइल की कमी है उनको इकट्ठा किया जाए, उनके ज़ोर पे रिक्विजिशन की जाए आईसीसी का इजलास, और वहाँ पे ये तजवीज़ रखी जाए कि इंडिया आके खेले, अगर नहीं खेलता तो ठीक है घर बैठा रहे। खालिद साहब, ये यानी कि आपने एक डिप्लोमेसी वाली जो एक ऑप्शन बताया पाकिस्तान को। कल मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत अग्रेसिव अपना टोन अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक नहीं बताया, रिटन में कुछ भी नहीं दिया। मेरा सवाल यह है खालिद साहब, शुड वी वेट फॉर अ रिटन आंसर? ऑल दो के ऑफिशियली तो यही बात है, लेकिन हमें अपने, जिस तरह आपने एक ऑप्शन बताया, हमें अपने कील कांटे दुरुस्त नहीं कर लेने चाहिए। आई होप कि पीसीबी ने कर लिए होंगे, बिकॉज एक ऑप्शन ये भी सामने आ रहा है कि आप आज नहीं आते इंडिया, आप आज नहीं आते, ठीक है, फिर अगले 5 साल आप पाकिस्तान इंडिया का मैच भूल जाएं, और पाकिस्तान इंडिया का मैच, उसकी वर्थ होती है $25 मिलियन एक T20 वर्ल्ड कप के मैच की, और बाकी पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ $17 मिलियन कमाए जाते हैं। तो पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से नहीं आता ना आए, इन्हीं वॉर फुटिंग्स पे रहना चाहिए कि अगले फिर हम भी आपके पास नहीं आते, आप जो कर लें। ये देखिए, ये बातें ठीक सोची जा रही हैं, आप भी ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन बातों को आईसीसी के फोरम पे ले जाया जाए, वहाँ बाज़ाब्ता कहा जाए, बात पे इस सारे मामले पे वोटिंग हो और पाकिस्तान ये तमाम करे, ये बंदोबस्त करे, मुख्तलिफ जो क्रिकेट बोर्ड जिनके मैंने नाम लिए हैं उनको साथ मिला के इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो, उनको वोट आउट करे और वहाँ पे ये फैसला करवाए कि जनाब इंडिया को आके खेलना चाहिए
और अगर ये नहीं है बात तो फिर पाकिस्तान को भी हक हासिल होगा कि तमाम जो आने वाले इवेंट्स हैं और टूर्नामेंट हैं उनका बाइकआउट करें। देखिए बड़ी कुव्वत होती है वोट की, जिम्बाब्वे का भी वोट की उतनी अहमियत है जितनी इंग्लैंड के वोट की है या ऑस्ट्रेलिया के वोट की है, वेस्ट इंडीज़ के वोट की भी अहमियत है। तो पाकिस्तान ने अभी तक ये ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, फ़ौरन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब। देखना अब ये है कि पाकिस्तान अपने ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज करना कब शुरू करता है। एंड व्हाट आई फील इज़ कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा सो मच खालिद महमूद साहब, आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होने जा रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। बिकॉज कल मोहसिन नकवी साहब बहुत स्ट्रेट अवे कह चुके हैं कि हमें आप रिटर्न में दे दें, फिर आप दें तो फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो खेल का मैदान है वो अब जंग का मैदान बनता जा रहा है। एंड दिस इज़ वेरी सैड टू सी। खेल को खेल ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, होनी सियासत में तब्दील ना किया जाए। और लेकिन अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेकिन कहीं जाना नहीं क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। वेलकम बैक। खेल में दोबारा से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। खेल में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़। नौजवान अब्दुल्ला चांडियों ने बैंकॉक में होने वाले कराटे किक बैक कॉम्बैट 3 में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में अब्दुल्ला ने तुर्की के मेहमत को धूल चटाई। आपको बताते चलें कि तुर्की के अल्तून मेहमत जो अपनी क़ुव्वत और जारहाना लड़ाई के अंदाज में काफ़ी फेमस हैं, मगर चांडियों ने उनको अपने एतमाद को बरकरार रखते हुए बड़े ही पुरसुकून अंदाज में उनके तमाम हमले को नाकाम बना दिया। मुकाबले के आखिरी लम्हात में अब्दुल्ला चांडियों ने एक फैसला कुन टेक्निकी नॉकआउट वार किया जिससे मुकाबला ड्रामाई अंदाज में ख़त्म हुआ। नौजवान कराटे मास्टर अब्दुल्ला चांडियों हमारे साथ मौजूद हैं। आइए साहब की मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला, ज़रा ये बताएं कि सबसे पहले जो मैं कहूँगी हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद। और कॉम्बैट 3 में आपने जो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और टाइटल अपने नाम किया है, बताएं जीत के बाद जज्बात क्या थे, क्या सेलिब्रेशंस की? जीत की बात की जो सेलिब्रेशंस थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जब एक एथलीट बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, हार्ड वर्क करता है, और मैं कैंप में था काफ़ी टाइम से, मेरी फाइट आ रही थी, और ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रमोशन है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रमोशन है। तो उसमें मैं लड़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई फाइट के बाद तो मैं बहुत, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, आपका गेम प्लान होता है, आप उसको कंप्लीट करते हो, यू फील सो गुड। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल कराटे की बात करें तो अल्तून का जारहाना अंदाज दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, और आपका इनसे मुकाबला कैसा रहा और कौन कौन सी ऐसी जो ट्रिक्स थी नहीं जिनको आपने इस्तेमाल किया उनके अगेंस्ट? जी देखिए, फाइट से पहले मुझे पता था कि फाइट से पहले हमारी मतलब बात हो जाती है प्रमोशन से कि हाँ जी ये आपका अपोनेंट है, ये आपका अपोनेंट है। तो मुझे पता है उसका रिकॉर्ड मुझसे ज़्यादा है और उसकी फाइट मुझसे ज़्यादा है। जैसे 47-3 था वो, तो मैं रेडी था उसके लिए। मुझे पता था वो शुरू में तंग करेगा, लेकिन हमारा गेम प्लान था कि हम उससे नॉकआउट मारेंगे सेकेंड राउंड में, लेकिन वो मुझे बस शॉट निकला एक, और जो गेम प्लान था उससे लैंड हुआ और उसका चीक बोन टूट गया था फिर से। बस दैट्स इट। भाई ज़बरदस्त। अच्छा चांडियो, अब कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप तो जीत ली है, अगली मंजिल क्या होगी? आई एम गेसिंग कि आप एक और फाइट के लिए इस वक्त बाहर हैं कहीं। अभी देखें, ये कराटे कॉम्बैट है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इनके साथ कुछ चंद फाइटों का, मतलब कि ये मल्टीपल फाइट्स है। अब मैं फिर से कराटे कॉम्बैट की फाइट लड़ रहा हूँ 11 जनवरी को शंघाई चाइना में। तो मैं एक वीक का ऑफ लिया है, मैं कराची आया हूँ, लेकिन आई विल गो बैक टू दुबई अगेन, आई विल स्टार्ट माय कैंप। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और ये बताइए आने वाले जो मार्शल आर्ट्स के टैलेंटेड लोग हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, वो इस खेल में अपना मकाम कैसे बना सकते हैं? हाँ देखें, इस गेम की सिर्फ एक ही चीज़ है, आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। आप सब चीज़ें बाकी साइड में कर दें, पहले आप अपने प्रोग्रेस के ऊपर काम करें, अपने कोचेस को बने, आपका ये गोल है, और आपका एक विजन होना चाहिए कि अगर मैं बढ़ना चाहता हूँ, कुछ लड़ना चाहता हूँ, जितनी हो सके फाइट्स लड़ें पाकिस्तान में और टफ अपोनेंट से लड़ें, ताकि आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आप जब बाहर जाएं बैट साइड्स के नीचे आपको कोई लड़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करें और जितनी फाइट्स कर सकते हैं फाइट्स करें। अब तो इवेंट्स हो रहे हैं काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है,
पाकिस्तान में काफ़ी कुछ सीन हो गया है स्पोर्ट्स का, तो इसी तरह इंशाल्लाह आगे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कराटे कॉम्बैट की बात करें अब्दुल्ला, तो शाहजेब रिंद के बाद आप दूसरे फाइटर हैं जो इस खेल में नुमायां हैं। क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या डिफरेंट होता है, किस तरह आप काबू पाते हैं हरीफ पे, जी बताइए। देखें इस खेल में मतलब मैं किक बॉक्सर हूँ और मुay थाई का फाइटर हूँ, और शाहजेब भी किक बॉक्सर था लेकिन वो वुशु का फाइटर था। तो शाहजेब की थोड़ा गेम इसमें सिमिलर है, थ्रोज वगैरह जूडो, लेकिन फॉर मी इट वाज अ बिट इट्स अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि मैं स्ट्राइकिंग करता हूँ सिर्फ मुay थाई एल्बोज एंड नीज। आई डोंट गो फॉर ग्राउंड एंड स्टफ, बट दिस टाइम आई हैव टू लर्न दिस वन एज वेल। सो मैं ग्राउंड गेम भी सीख रहा हूँ, इसके साथ साथ जूडो भी सीख रहा हूँ थोड़ा सा, कि मतलब मैं इस गेम में और अच्छा हो जाऊँ, कंप्लीट फाइटर बन जाऊँ। अच्छा, वैसे अब्दुल्ला कराटे फेडरेशन की बात करें तो वो किस तरह से हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है? क्या आप गवर्नमेंट लेवल पर कोई सपोर्ट हासिल है आपको? देखिए मैंने अभी तक काफ़ी फाइट्स किए हैं, मुझे अब तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है। हाँ, अप्रिशिएट करते हैं मुझे, जो अच्छी बात है, ये मेरे लिए काफ़ी है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, और आई फील सो गुड एंड सो प्राउड दैट मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ। और ये मेरे अंदर एक जज्बा है, मैं मतलब कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जितने हाई स्टेज में, चाहे उसके पीछे मुझे कुछ मिले या ना मिले, इट डजेंट मैटर। मैं अपने मुल्क को जितना ऊपर ले जा सकता हूँ लेके जाऊँगा। और दूसरा टिकट की बात, ये प्रोफेशनल इवेंट्स हैं, इसमें आपको एथलीट्स को पे किया जाता है। मतलब एमेचर इवेंट्स में क्या होता है कि दे डोंट पे यू, बट इन प्रोफेशनल इवेंट्स दे पे फॉर योर फ्लाइट, दे पे फॉर योर वीजा, दे पे फॉर एवरीथिंग, होटल एंड आपके कोच का भी। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन एमेचर एंड प्रोफेशनल। अब्दुल्ला, आई हैव सीन यू ग्रो जमील चांडियो के जिम से लेके K7 और अब यहाँ तक माशाल्लाह से। अच्छा, कोई ऐसी यादगार फाइट जिसमें आज भी याद हो आपको कि यार ये सबसे मुश्किल था? काफी काफी मुकाबले मतलब मेरे टफ हुए थे। मतलब मेरी एक फाइट हुई थी एक मोरक्कन के साथ दुबई में, वलीद के साथ। तो वो मैं पहली फाइट हार गया था, वो मेरी लाइफ की पहली लॉस थी। मतलब वो मैं फाइट हार गया था, मैंने काफी रोया उसके ऊपर और काफी मेहनत की। इसके बाद मैंने फिर इसी वजह से मैं दुबई मूव ऑन हुआ। फिर जैसे मैं दुबई शिफ्ट हुआ, मुझे फिर वली से फाइट का मौका मिला। आई ट्रेन हार्ड फॉर दैट, एंड उसके बाद वो फाइट में जीत गया था वली से। 2 फाइट्स हुई थी, पहला वो जीता, देन आई गॉट माय रिवेंज बैक। ज़बरदस्त। वैसे अब्दुल्ला, आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे दुनिया बोल है के प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? जी, पैगाम आप सबके लिए यही है कि प्लीज़ आप जितना अपने आप पर फोकस करें उतना ज़बरदस्त होगा। मतलब कि सब चीज़ों से दूर अपने बच्चों को, और आप खुद स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। ये काफ़ी हेल्दी स्पोर्ट्स है, आप इससे काफ़ी सीखते हैं, आपका ब्रेन खुलता है, मतलब आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो स्पोर्ट्स काफ़ी चेंज लाता है आपकी लाइफ में। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है, बच्चों को सबको, कि एनी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग, स्पोर्ट्स की तरफ आए, रनिंग करें, सब चीज़ें करें और बी हेल्दी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला चांडियो, यू हैव ब्रॉट लॉयल्स टू द कंट्री। और एक मतलब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यू नो, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट का स्पोर्ट हो वो इतना ज़्यादा टफ, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आई हैव सीन देम प्रैक्टिसिंग। अच्छा। और जो उनकी जो प्रैक्टिस होती है, जो उनका शेड्यूल होता है, इट इज़ वेरी टफ। आई कैन स्टिल इमेजिन जब मैं देख रहा था उसको, बिकॉज आई हैव डन द प्रोग्राम ऑन दैट। जब मैं देख रहा था इनको, तो एक आम आदमी के बस की ये बातें नहीं होती हैं। नॉर्मल बॉक्सिंग नहीं है ये इसमें जैसे कि बता रहे थे, वुशु फाइट भी होता है, दीगर चीज़ें भी होती हैं। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद आपसे बात करनी है। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जदीद दौर के जदीद तकाज़े, जंगी हिकमत अमली में भी तब्दीलियाँ हो रही हैं। 5th जनरेशन वॉर स्ट्रैटेजी के दौरान पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन भी मुस्तहकम है। एब्सोल्युटली, कराची में जारी है दिफाई नुमाइश आइडियाज़, और उसमें पाकिस्तान के तैयार करदा ड्रोन्स और बाकी तमाम तर हथियार वो तो है ही तवज्जो का मरकज़। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अब टेक्नोलॉजी ना सिर्फ जंग बल्कि दिफा के लिए कितना ज़्यादा अहम हो चुकी है। तो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं। वी हैव गॉट उस्मान अहमद, प्रोजेक्ट मैनेजर विजन टेक 360। उस्मान भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इन्वेस्टर शेख साइम अली जाफर साहब। साइम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज वेल। आप दोनों से गुफ्तगू करने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई क्या कुछ हो रहा है आइडियाज़ में, तो हमारे नुमाइंदे कफील इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। और कफील, तीसरा दिन है आज, बताइए क्या कुछ होने जा रहा है, कल क्या कुछ हुआ? देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं आइडियाज़ नुमाइश 2024 के आज तीसरा रोज़ है।
और मैं इस वक्त पाक आर्मी के जो इस वक्त तमाम यहाँ जदीद टैंक्स हैं और जो ये फायरिंग व्हीकल्स यहाँ मौजूद हैं, मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पर ये जदीद जो है वो आलात और उसके अलावा जो टैंक्स मौजूद हैं वो इस वक्त ज़ेरे नुमाइश हैं। और अगर ऑल ओवर हम बात कर लें तो आज के दिन गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ ने जो है वो यहाँ का दौरा किया था और मुख्तलिफ स्टॉल्स को जो है वो देखा, और जो इस वक्त पाकिस्तान का जो एक जदीद असलहे से जो पाकिस्तान तैयार कर रहा है वो या इस वक्त जो है वो शोकेस कर रहा है। और आज मुख्तलिफ MOUs जो हैं वो किए जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के असलहे की ख़रीदारी के हवाले से जो है वो किए जाएंगे। और आज दोपहर के बाद जो है एक CBU पे एक जो है वो एयर शो भी जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। और कल जो होगा वो आखिरी रोज़ होगा आइडियाज़ 2024 के नुमाइश का। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ फॉरेन जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने खासी दिलचस्पी का इजहार किया है पाकिस्तान के असलहा साजी के हवाले से, इसलिए कि जो पाकिस्तान इस वक्त तैयार कर रहा है दुनिया भर में जो है वो उसको जो है वो फोकस किया जा रहा है। और दुनिया भर के जो अगर हम बात कर लें एग्जीबिटर यहाँ मौजूद हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो ईरान है, उसके अलावा जो है वो यूक्रेन है, इटली का पहली मरतबा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चाइनीज़ का और रशिया का जो है वो पेवेलियन जो है वो यहाँ बनाए गए हैं, तो खुसूसी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अगर हम पहली मरतबा हैदर टैंक को जो है वो लाए गए जो कि इंतहाई जदीद। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कफील आपका। सो डेफिनेटली विल बी गोइंग ओवर देयर एज वेल। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट विद उस्मान। उस्मान, दुनिया के जंग लड़ने के तरीके, दुनिया के अपने आप को डिफेंड करने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। सो व्हाट इज़ विजन टेक 360 और किस तरीके से वो काम कर रही है टेक्नोलॉजी को लेकर? जी, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया के अब जंग लड़ने के तरीके मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले आपको पता है कि वेपन्स यूज़ होते थे, मैन पावर यूज़ होती थी, सोल्जर्स जाते थे फील्ड्स में। आजकल के दौर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम सिर्फ एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप से अक्रॉस द बॉर्डर हम अटैक कर सकते हैं और उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं बग़ैर डिटेक्शन के, बग़ैर हमारे लॉस के। जान का भी नुकसान बच जाता है और मैन पावर का भी। तो बेसिकली देखें आप, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जैसा ईरान में एक स्टकनेस वायरस आया था, जो कि उनकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था सिर्फ एक USB से। किसी ने USB ड्रॉप किया था और वो किसी गार्ड ने अपने सिस्टम में जाके प्लग कर लिया था और उसका पूरा न्यूक्लियर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। करंट पेजर अटैक, द पेजर अटैक करंट, आप वो चेक करें कि आपको किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हमारे वहाँ पे वेपन्स यूज़ हुए। आपने इसराइल ने अपना वो कॉम्प्रोमाइज़ किया आपके पेजर्स, और कितना जानी नुकसान हुआ उससे। तो आजकल का दौर जो है वो सारा साइबर सिक्योरिटी की तरफ इवॉल्व होता जा रहा है। पाकिस्तान भी इसमें करंटली हम इन्वॉल्व हैं सारे साइबर सिक्योरिटी में। इसकी एवोल्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी जो विजन टेक 360 वो बेसिकली एक स्टार्टअप है जो कि आइडियाज़ में हमें मौका दिया गया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो हम जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम ऑडिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो डाटा है उसकी हम सिक्योरिटी, उसकी इंफॉर्मेशन को हेल्ड करना, उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और क्लेम करते हैं ताकि आपका डाटा ब्रीच ना हो सके। वाह, ना नया कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। साइबर सिक्योरिटी और दीगर डिफेंस के प्रोडक्शंस के हवाले से स्टार्टअप्स। और मेरे साथ शेख साइम भी मौजूद हैं। प्लीज़ करेक्ट मी फॉर, मैं आपका नाम कंपनी का से ले रहा हूँ। इनोवेस्टा, यस, इनोवेस्टा, राइट। आप भी एक स्टार्टअप? Actually, it's a startup, national initiative. I must say this thing. It's a national initiative across Pakistan, and what we are doing is we have got IT spaces, and we are empowering youth and enabling them to learn those emerging technologies which are helpful in this 5th generation warfare. And as my colleague has said, कि इन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी, वी आर फोकसिंग ऑन AI skills right now, artificial intelligence, because now in every defense equipment there is VR technology, AI technology, and what it does is इससे आपकी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है। एंड जहाँ हमारी मैन पावर जाती थी पहले फोर फ्रंट पे, नाउ देयर इज ड्रोन टेक्नोलॉजी एज यू नो, एंड दे हैव गॉट AI systems, and you just give them the coordinates and they'll hit on the target. So they are swift, agile, and very secure. So the other part of Innovista is that we are promoting all those startups which are like Vision Tech 360, Essence Skies, and there are other consortiums in which we are. They have got their own specialty. What we do is we are collaborating
technology partners, and we are creating a talent pool in which we are sending them in Middle East, KSA. All right. Yes. ज़बरदस्त, ये हमारी ये मार्केट आपने Market, identify की है। yes. उस्मान, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दुनिया में पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है ऑन टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस और ऑफेंस, वो खित्ते में कहाँ स्टैंड करते हैं हम एज़ कम्पेयर टू, एक तो जाहिर सी बात हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका, लेकिन दीगर जैसे कि साइम ने भी कहा कि गल्फ कंट्रीज़ रीजन में कहाँ स्टैंड करते हैं? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिसेंट साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल इंडेक्स है उसमें हम Tier 1 में स्टैंड करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टॉप 40 कंट्रीज़ में हम आते हैं, जो कि लास्ट ईयर हम 79th पे थे और इस ईयर हम 40th पे आ गए हैं। इसी तरह क्योंकि आजकल आप हमारा जो रुझान है वो साइबर सिक्योरिटी तरफ हो रहा है, हमारी ये बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हम इस तरफ सोचने लग गए हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि देखें आप, एक ईयर में 79 से 40th पे आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसमें दूसरी कंट्रीज़ हैं, US है, जापान है, ये सारे Tier 1 की कंट्रीज़ हैं जिसमें हम स्टैंड करते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे स्टार्टअप्स को और मौका दिया जाएगा और सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे तो इसके ऊपर हम मज़ीद ऊपर हम जा सकते हैं अपने इंडेक्स में और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्टेट्स को। एब्सोल्युटली। और साइम, अभी आपने जैसे गल्फ कंट्री सऊदीया का जिक्र किया, हम कैसे अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि हर बदलता दिन, हर बदलता साल एक नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। हमारी पानियों तक रसाई, हमारे डिफरेंट टेरेन्स एंड ऑल, विच मेक्स अस नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट हम दुश्मन की आंख में खटकते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अपनी इन स्टार्टअप्स को, अपने इस इनिशिएटिव को कितना जल्दी दुनिया भर की मार्केट में ले जाके सेल आउट करना स्टार्ट करेंगे? जी, बस एक्चुअली हमारे पास जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं, वी टोल्ड देम कि दिस इनिशिएटिव, हमारे पास यूथ का बहुत बड़ा 64% यूथ पाकिस्तान की कंस्टिट्यूट है और माशाल्लाह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट स्टूडेंट्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ IT, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड वी आर इनेबलिंग देम विद, एज आई सेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ, सो दैट हम एक टैलेंट पूल क्रिएट कर सकें। और जो टैलेंट पूल रिक्वायरमेंट है उन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की जो कि अपने डिफेंस सिस्टम्स को और बेहतर करना चाहती हैं, तो वही हमने उनको बताया कि वी हैव गॉट एक्सीलेंट रिसोर्स पूल हमारे पैनल के ऊपर। वी हैव गॉट PhD डॉक्टर्स इन दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन विच DevOps, AI, साइबर सिक्योरिटी, एज ही सेड, and other related IT related skills. So we are hopeful that जितने भी challenges हैं पाकिस्तान के, इंशाल्लाह ताला by 2026 हम इनको overcome कर अल्लाह ताला इंशाल्लाह। साइम, सॉरी उस्मान, ये बताइए मुझे कि साइबर सिक्योरिटी के अलावा हम क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं आप लोग? ये जी, मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट था वो AI बेस्ड पार्किंग सोल्यूशन था, एंट्री एग्जिट का, वो जो CMH रावलपिंडी में है और RAC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें हमने वो कर दिया है, उसको इंस्टॉल कर चुके हैं और ऑपरेशनल है। और आप उसको नोट करें कि हॉस्पिटल हम आते हैं, पहले वो जो मैनुअल बिल के साथ लोग खड़े होते थे, पहले इमरजेंसी में होता है बंदा और उसके साथ वो कितना उसको डिले आ जाता था। अब हमारा स्मार्ट सिस्टम है और ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपकी गाड़ी की पिक्चर, नंबर प्लेट्स, मेक एंड टाइप, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि एग्जिट पे वेरीफाई होती है और आपको हैसल फ्री एक एंट्री एग्जिट प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अब हमारी एक और एफर्ट चल रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ हम कोऑर्डिनेशन में है। जो हमारे एग्ज़ाम्स है उसमें हम इम्पर्सनेशन को रोकने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं कि आपका जो स्टूडेंट आएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए वो बायोमेट्रिक के साथ वेरीफाइड होगा, कि उसकी जगह हम कोई और ना लें या फेक रोल नंबर स्लिप जनरेट करके ना लें। तो ये हमारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही डेज में हम ये भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। And Sam, what would you like to tell about the products that you are actually we are as I said, artificial intelligence and generative AI, exactly. This is the new era of technology and we are lacking way behind it. And other than this, game development, game and in gaming technologies, you know, we are also very way back. So what we are doing is कि हम उनमें भी बच्चों को गेमिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी स्किल्स सिखा रहे हैं, सो दैट दे आर एबल टू प्रमोट पाकिस्तान ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी किसी
डिफेंस फैसिलिटी का दौरा करना होता है, जी। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अहमियत के हामिल होते हैं दे आर द सिमुलेटर्स। एग्जैक्टली, मैं चाहूँगा उसके हवाले से आप लोगों को ज़रूर बताएं, बिकॉज लोगों का एक आम तासुर ये है कि एक इंसान ट्रेन होता है, वो जहाज़ में बैठता है, वो उड़ाता है और चला जाता है, बट उसके पीछे वो जो सिमुलेशन एक्सरसाइज होते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, एल्गोज डिफाइन किए जाते हैं हर इक्विपमेंट की मेक एंड टाइप देखकर। लाइक हैदर टैंक है, अभी उस पर भी उन्होंने एल्गोज डिफाइन किए हैं एंड दे आर लाइक वीआर सिस्टम, वर्चुअल रियलिटी को उसके साथ लिंक किए और वो एक रियल टाइम सिनेरियो बताते हैं। और जब रियल टाइम सिनेरियो में आपको मौका मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का, तो वो आपके रिजल्ट्स चेक कर रहा होता है और परफॉर्मेंस बता रहा होता है कि आर यू एबल टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट और ऑपरेट दैट टैंक एक्चुअली। तो उससे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हमें बता रहा होता है या प्रोग्रामिंग टूल्स हमें बता रहे होते हैं कि दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर दिस जॉब एक्चुअली। तो इट हेल्प्स एक्चुअली कि आपका इक्विपमेंट भी सेफ हैंड्स में रहता है और आपकी कैपेबिलिटी भी एनहांस हो जाती है। एब्सोल्युटली, भाई दुनिया है ये टेक्नोलॉजी की। साइम उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे नौजवान अब जो है जहाँ दीगर शोबों के स्टार्टअप्स में आगे आ रहे हैं, वहाँ पे एआई के शोबे में स्टार्टअप्स में आना, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो स्टार्टअप्स हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आइडियाज़ 2024 जो कि दिफाई नुमाइश है, इस दिफाई नुमाइश में नौजवानों को इनकरेज करना और उनको इस तरह इंगेज करना टू ब्रिंग ऑन देयर solutions with IT and all, this is absolutely। और मेरे ख्याल से सभी यूथ को स्पेशली ज़रूर विजिट करनी चाहिए। नुमाइश अब 2 दिन ही रह गए, if I'm not wrong। आपने कहा यूथ को विजिट करनी चाहिए तो हम चलेंगे आज, मैं जाऊंगा आज, करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वैसे तो टैलेंट की दुनिया में हम किसी से कम नहीं हैं, मगर आज हम आपको ऐसे एक टैलेंट से मिलवाने वाले हैं जो कि एक होनहार पाकिस्तानी है, जिन्होंने शमसी तवानाई से चलने वाली एक ऐसी फिल्ट्रेशन मशीन तैयार की है जो सैलाबी पानी या खड़े हुए गंदे पानी को पीने के काबिल बनाती है। अच्छा, और इनका अभी रिसेंटली जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था वो ये था कि गाज़ा में सोनिया के वहाँ पे बारूद है हर जगह, तो वहाँ पे इन्होंने पानी से बारूद के ज़रात को अलग करने के लिए अपनी मशीनरी भी भिजवाई है। पाकिस्तान के मनाजिर हैं, गाज़ा के भी हम आपको मनाजिर दिखाएंगे। सोलर से ये इस तरह का काम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा फ़ारूक, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। ही वॉज रिसेंटली इन COP29 एज़ वेल। तो हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको मुबारकबाद इसलिए भी क्योंकि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कॉप में और वहाँ जाके आपने अपने इस आइडिया को रिप्रेजेंट किया। मुझे बताइएगा, आपको अवार्ड भी मिला है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ही करना चाहूँगा इससे। मैं देख भी रहा हूँ कि जो गाज़ा में आपने ये काम किया, इससे बढ़ के इंसानी खिदमत कोई नहीं हो सकती थी। सो प्लीज़ टॉक अस थ्रू दैट प्रोजेक्ट। श्योर जी, वालेकुम सलाम, और इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू अगैन। देखिए, जो फ़लस्तीनियों का और गाज़ा में जो डिस्ट्रक्शन चल रही है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको हम सब पाकिस्तानी बहुत डीप तरीके से फील भी करते हैं। और हमारा ये बड़ा एक सिंपल मौक़िफ़ था कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के अपने बहन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, देन वी वुड डू एवरीथिंग विद इन आवर पावर टू हेल्प आउट। तो पानी तो एक ऐसा बुनियादी मसला है कि पाकिस्तान में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, और ये हमारी एक बस कोशिश थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कई हज़ार लोग की मदद ऑलरेडी कर चुके हैं, और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसको आगे भी जारी रखेंगे। अच्छा, पंजाब और बलूचिस्तान में भी जो है वो आपका कोई प्रोजेक्ट है इस तरह का, आप वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, बूंदे शम्स के माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 250+ प्रोजेक्ट्स हैं अब। सिंध, बलूचिस्तान, ऑल 4 प्रोविंसेस, इनफैक्ट बलूचिस्तान और सिंध में हमने सबसे ज़्यादा काम किया। हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर 2 बुनियादी हम प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं जिनको फेस कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ एक्सेस टू क्लीन वाटर, जिसके अंदर हम शमसी तवानाई को इस्तेमाल करके पानी को फ़िल्टर भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, डिस्पेंस भी कर रहे हैं। और जो सेकंड बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। देखिए, पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स लेस दैन 1% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस, और हम लोग वी आर एट द फोर फ्रंट ऑफ द कैटास्ट्रफी विच इज़ क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर आपके ग्लेशियल मेल्ट्स के साथ साथ फ्लडिंग भी है,
आपके पास समर में हीट वेव्स हैं, और इसके साथ साथ ये जो सारे चैलेंजेस हैं फॉर अ ग्रोइंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी विद अ लार्ज पॉपुलेशन विद लार्ज डेमोग्राफिक्स, उसके अंदर वी आर अ वेरी यूनिक पोजीशन, जिसमें मैं ये स्ट्रेस करूँगा कि बूंदे शम्स जो रोल अदा कर रहा है, दैट इज़ हेल्पिंग पाकिस्तान शाइन इन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट एडवोकेसी एंड क्लाइमेट लीडरशिप। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमने लोगों से सीखना नहीं है बल्कि हमने उनको सिखाना है, बिकॉज वी कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय शोइंग टू देम कि पाकिस्तान जहाँ पे इतना ये चैलेंज मतलब उभर के सामने आया है, 2022 के जो फ्लड्स थे उसके अंदर हमारी फैमिली, हमारे दोस्त अहबाब इफेक्ट हुए हैं, वी वर एबल टू हेल्प एंड असिस्ट। और मैं बल्कि ये ज़रूर वाज़ेह करूँगा कि उन फ्लड्स के बाद बूंदे शम्स के इस प्लेटफॉर्म से ओएसिस बॉक्स के साथ जो हमने काम गज़ा में किया जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ साथ हमने टर्की में काम किया, हमने जुनूबी सूडान में काम किया, हम केनिया में देख रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ की हेल्प किया। तो अब जब लोग बूंदे शम्स की बात करते हैं, दे डोंट थिंक ऑफ बूंदे शम्स जस्ट एज अ पाकिस्तानी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये बात करते हैं कि एक पाकिस्तानी फाउंडर लेड ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी इसमें स्टूडेंट्स और लीडर्स मौजूद हैं जो मिल के पूरी दुनिया में रिलीफ का काम कर रहे हैं, और इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। इंडीड मोमेंट ऑफ प्राइड, और मोमेंट ऑफ प्राइड ये भी कि इसके एतराफ़ में आपको अवार्ड भी नवाजा किया। हमजा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डूइंग थिंग? सोलर से आप ये कर रहे हैं, कितना बड़ा आपका ये सेटअप होता है, कितना वक्त लगता है आपको एक सेटअप को इंस्टॉल करने में? देखिए इसमें बड़ा आसान है। 2019 के अंदर बल्कि मैंने एक टेड टॉक दी थी उस टाइम पे, जिसका टाइटल था सॉल्विंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस इन 7 मिनट्स। हमारा जो मिशन रहा है फ्रॉम डे 1 वो ये रहा है कि हमने जो काम पहले हो रहा है उसी को रिपीट करके डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने। हम ये अक्सर कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे कैन नॉट बी सॉल्व बाय टूल्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो हम इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जिसमें फार्मूला बड़ा सिंपल है। शमसी तवानाई पाकिस्तान में और अक्सर डेवलपिंग इकॉनमीज़ में बेशुमार मौजूद है। हम इन एसेंस उस एनर्जी को इस्तेमाल करके दो काम कर रहे हैं। हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको फ़िल्टर कर रहे हैं। अब वेरियस फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमने कटिंग एज रिसर्च की, नैनो फिल्ट्रेशन पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और बाकी जैसे अप्रोप्रिएट होता है बेस्ड ऑन द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर वी डेवलप अ सोल्यूशन। व्हाट इज़ रियली हेल्प्ड अस स्टैंड आउट, जो अक्सर मिसिंग रहा है इस फार्मूला के अंदर, वो ये रहा है कि हम, और मैं एक बड़े उससे बड़े फोकस से बिलीव करता हूँ कि हमें डेटा चाहिए। आप मतलब इस तरह इतनी बड़ी डिसीजन विदाउट डेटा नहीं ले सकते। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, हमें मॉनिटर करना है कितना पानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये जो डिवाइस है ओएसिस बॉक्स, फॉर एवरी आवर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कितना पानी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना पानी हम उसकी कंटामिनेशन लेवल क्या है। और ये वो टेक्नोलॉजी है अब जो मैं आपको अभी आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, वेयर आई एम डूइंग माई एमएस इन सस्टेनेबिलिटी एंड डूइंग माई एमबीए, और यहाँ पे भी दिस इज़ कंसिडर्ड कटिंग एज। तो मैं बार बार इस चीज़ को वाज़ेह करूँगा कि एंड दिस इज़ माई रियली अ मैसेज फॉर यंग पीपल हु आर जॉइनिंग बूंदे शम्स, लम्स, IBS एंड अदर प्लेसेस, कि वी फाइनली हैव दैट अपॉर्चुनिटी where we can, again I'm saying this, we can lead. We've got the demographics, we've got the passion, we've got the technology, we've got the manufacturing capability. We have to stop looking backward and start looking forward, because Pakistan is, of course, as we know, in a difficult security corridor. But it also means कि हमारे पास जो skills हैं, जो hustle culture है, जो हमारी education का passion है, that is unmatched globally. तो टेक दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन कि जब और मैं आपसे इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने COP29 पे भी प्रेजेंट किया, और उसके साथ साथ मैं जब ग्लोबल फोरम्स पे आपने अवार्ड मेंशन किया, ये भी चीज़ें मिलती हैं, दीज आर नॉट फॉर मी, आई एम गोइंग देयर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और मैं जब बात करता हूँ और वहाँ से जो सीख के आता हूँ, उसमें जो द थिंग दैट स्ट्राइक्स मी ऑलवेज इज़ कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है। It is. And you know what? करने का सिर्फ यही तरीका। हमजा, आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि आप उस साउथ ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज कंट्री डोंट रिप्रेजेंट इट्स, यू नो बेटर देन मी, ब्लॉक्स रिप्रेजेंट, और आप उस ब्लॉक की नुमाइंदगी कर रहे हैं
कि जो इंक्लूडिंग पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, जिसकी अपनी एमिशन नहीं है। थैंक यू सो मच हमजा, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप जो है वो खिदमत करते रहे इंसानियत की। चलिए आगे बढ़ते हैं हीरो पाकिस्तानी में। आज कौन है भाई हीरो पाकिस्तानी? तो जैसा भी हमने एक हीरो से मिला है, वो भी हीरो ही थे ना, तो अब एक और हीरो से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है हसन। हसन ने तुर्कमेनिस्तान में होने वाले अशखबाद ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की है। ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंडर 14 इवेंट में हसन उस्मानी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हासिल की थी और पहले ही क्वार्टर फाइनल में जो नंबर उन्होंने 8 को हरा दिया। यस, और उसके बाद नंबर 4 सेरेट को हरा है। चलिए हसन उस्मानी हमारे साथ मौजूद है। हसन, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाउ इज़ द फीलिंग, हाउ इज़ द जोश? आपने तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराया। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। सेकेंडली मैं बोल न्यूज़ का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जीतने के बाद, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये प्रेस्टीजियस था काफ़ी और इसके अंदर 12 नेशंस ने कम्पीट किया था। और जो मेरे लिए एक फ़ख्र की चीज़ थी वो ये थी कि जब मैं जीता था तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया था और फ्लैग रेस किया गया था। तो वो जो फीलिंग है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, जब भी हम टेनिस की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान में एहसाम और अकील ख़ान और उसके बाद एक गैप नज़र आता है। आप मुझे बताइए, आप चैम्पियन हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हसन कैसा टैलेंट है टेनिस का पाकिस्तान में, कपल्ड विद कैसे रिसोर्सेज है पाकिस्तान में टेनिस के लिए? जी, टैलेंट की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो मैं अब खुद टेनिस खेलता हूँ तो उसमें कोई भी टूर्नामेंट होता है तो यू नेवर नो हु इज़ गोना बीट यू इन नेशनल इवेंट। तो जो कंपटीशन है और टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है, पर इसमें रिसोर्सेज की ना काफ़ी तो नहीं, थोड़ी सी कमी है कि जो कोर्ट्स हैं वो जहाँ बने हुए हैं वहाँ पर प्रॉपर स्टेडियम्स नहीं बने हुए। एक जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन है उसके अंदर जो सेंट्रल कोर्ट है वो बना हुआ है एज ए स्टेडियम, पर उसको और अच्छा डेवलप किया जा सकता है। हसन, ये बताइए कि अभी तो आप खुद बहुत छोटे से हैं और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई को और स्पोर्ट्स को अपने कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इस उम्र में ना फिर पेरेंट्स ये कहते हैं भाई स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन हो जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे। तो आप ये बताइए कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं पढ़ाई को और अपने स्पोर्ट्स को? जी ये इस तरह होता है कि जो मैं हूँ, मैंने ना 2022 में ट्रायल्स दिए थे 8th टैलेंट हंट के, जो मिस्टर सामल कुरैशी का प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम में मैं सेलेक्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक मैं 5 डेज अ वीक ट्रेनिंग करता हूँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन। स्टडीज़ को इस तरह मैनेज किया करता हूँ मैं कि जो 2 डेज पीछे वीक में बढ़ जाते हैं उनमें से इधर 1 डे और 2 डेज में स्कूल चला जाता हूँ, और जो स्कूल है उनकी सपोर्ट इस तरह से है कि वो जो डेली का क्लास वर्क होता है और होमवर्क उसको वो मुझे भेज देते हैं और मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। बाकी जो स्कूल इटसेल्फ है, मैं पढ़ता हूँ लाहौर ग्रामर स्कूल में इन क्लास 8 OA लेवल, और जो माय स्कूल इज़ डायरेक्टेड बाय मिसेस अली एंड द प्रिंसिपल एंड साइमा परवेज। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, एकेडमिक सपोर्ट भी दी है, और जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है उन्होंने इस टूर में बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच हसन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। करते हैं आप इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहेंगे। वी हैव गॉट हीप्स ऑफ टैलेंट, वी गॉट लोड्स ऑफ टैलेंट। इट्स जस्ट अबाउट कि हम उसको कैसे नर्चर करते हैं, कैसे नरिश करते हैं, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो क्वेश्चन कराटे हो। प्रोफेसर, साथ साथ पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, अगर आपके बच्चे में आपको स्किल नज़र आ रहा है तो अपने बच्चे को पॉलिश करें, उसके स्किल को पॉलिश करें, साथ साथ पढ़ाई भी करवाएं, लेकिन स्किल को ज़रूर थैंक्स फॉर रेजिंग दिस थिंग, बिकॉज हम तो यही सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पता नहीं किसने ये जो है वो मुहावरा ईजाद किया। पहले तो मैं उसको ढूंढूंगा और फिर उसको मैं दिखाऊंगा। वो बड़े बड़े स्पोर्टिंग स्टार्स के जो ना सिर्फ एंड व्हेन यू गेट इनटू द स्पोर्ट्स, आप वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, वो आप अपने माशरे के लिए कर रहे हैं, आप अपने आपके लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, करियर भी डेवलपमेंट हो रही है ना, डेवलपिंग करियर। और एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट चीज़ की है, द करियर डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। हमें लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ गेंद बल्ले का या फिर फुटबॉल का या हॉकी का नाम है।
इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एंड आई गेस यू हैव गिवन अस अ वेरी गुड टॉपिक सोनिया, थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में हम ज़रूर इस पर करेंगे कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है और अगर वो किसी नेशनल लेवल पर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, उसके पास और कौन कौन से ज़राए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको यू कैन गो इनटू अंपायरिंग, यू कैन गो इनटू कमेंट्री, यू कैन गो इनटू बहुत कुछ किया जा सकता है। बस यही बात है ना कि अगर आप व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगेन मैं एक बात कहूँगी, अगर आपके बच्चे में आपको कुछ अच्छी चीज़ नज़र आती है तो प्लीज़ उसको पॉलिश करें, उसकी हिम्मत बढ़ाइए, उसको मोटिवेट करें। उसको रोके नहीं, लेकिन आप हमें भी ना रोकें, क्योंकि अब हमारे जाने का वक्त हो गया। ना, मत रोकें प्लीज़, मत रोकें। हम कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। प्लीज़ मत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।